भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम विषय राजनीति विज्ञान के प्रकरण सरकार के अंग का अध्ययन करेंगे। यह कक्षा बीए बीएड प्रथम सेमेस्टर का विषय है। सरकार राज्य की इच्छाओं आकांक्षाओं की पूर्ति जिस संगठन द्वारा होती है उसे सरकार कहते हैं। यह परिभाषा सरकार की सबसे प्रमुख है। राजनीति के विचारक हुए डॉक्टर गार्नर। उनके अनुसार राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन या एजेंसी के द्वारा होती है उसका नाम सरकार है। यह परिभाषा सरकार की डॉक्टर गार्नर के अनुसार दी गई है। राज्य एक ऐसी निराकार संस्था होती है जिसके द्वारा स्वयं कार्य नहीं किया जा सकता। राज्य अपनी संप्रभु शक्ति का प्रयोग सरकार के माध्यम से ही करता है। इस प्रकार सरकार से हमारा तात्पर्य उन सब व्यक्तियों, संस्थाओं और साधनों से होता है जिसके द्वारा राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है और उसे कार्य रूप प्रदान किया जाता है। सरकार के 3 अंग होते हैं। व्यवस्थापिका, जिसे विधायिका कहते हैं और हमारे देश में इसे संसद कहते हैं। कार्यपालिका और तीसरा अंग है न्यायपालिका। सरकार का प्रथम अंग है व्यवस्थापिका। गिलक्राइस्ट ने व्यवस्थापिका की महत्ता को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि विधायी सत्ता सरकार के प्रमुख आधार का निर्माण करती है। व्यवस्थापिका सत्ता सरकार के प्रमुख आधार का निर्माण करती है। यानी जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद या विधायिका या व्यवस्थापिका कहते हैं। व्यवस्थापिका कानून बनाने, राज्य की नीति को निश्चित करने का कार्य करती है। व्यवस्थापिका के कार्य, तो व्यवस्थापिका का सबसे प्रमुख कार्य है कानून निर्माण संबंधी कार्य, अर्थात कानून का निर्माण करना। कानून निर्माण के अंतर्गत व्यवस्थापिका विधेयकों का प्रारूप तैयार करती है, उस पर वाद विवाद करती है और फिर उन्हें स्वीकार कर कानून का रूप प्रदान करती है। व्यवस्थापिका का दूसरा कार्य है संविधान में संशोधन करना। व्यवस्थापिका पुराने कानूनों में संशोधन, परिवर्तन व उन्हें समाप्त करने का कार्य करती है। यद्यपि विभिन्न देशों में व्यवस्थापिका के द्वारा यह कार्य भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाता है। व्यवस्थापिका का तीसरा कार्य है राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण। राष्ट्रीय वित्त यानी बजट संबंधी कार्य। वर्तमान समय में व्यवस्थापिका राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं, अर्थात नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का सिद्धांत वित्तीय क्षेत्र में व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता का प्रतीक है। जनता की प्रतिनिधि व्यवस्थापिका द्वारा जनता के धन अर्थात राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखना, यह इसका सबसे प्रमुख कार्य है। पॉइंट नंबर 4, प्रशासन पर नियंत्रण। व्यवस्थापिका प्रशासनिक कार्यों में सीधे रूप से भाग नहीं लेती, लेकिन प्रशासन पर नियंत्रण अवश्य रखती है।
विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में यह शासन प्रशासन से संबंधित कई कार्य करती है। अगला है न्याय संबंधी कार्य। व्यवस्थापिका न्याय से संबंधित कई कार्य करती है। इंग्लैंड में व्यवस्थापिका का उच्च सदन राज्यसभा उच्चतम अपील न्यायालय के रूप में कार्य करता है। फ्रांस में गणतंत्र परिषद, अमेरिका की कांग्रेस और भारत की संसद को भी उच्च कार्यपालिका पदाधिकारियों पर महाभियोग लगाने और उनका निर्णय करने का अधिकार प्राप्त है। अगला है व्यवस्थापिका के पतन के कारण, यानी व्यवस्थापिका का पतन किन कारणों से हुआ है। प्रश्न अपना ये भी हो सकता है कि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यवस्थापिका के कार्यों में ह्रास के कारण बताइए। तो पहला पॉइंट है कार्यपालिका के कार्यों में अभूतपूर्व वृद्धि। वर्तमान में कार्यपालिकाएं कुछ ऐसे कार्य करने लगी हैं जिससे उनकी शक्तियों में वृद्धि हुई है, चाहे वो आर्थिक नियोजन का कार्य हो, चाहे योजनाओं का संचालन का कार्य हो, ये सभी कार्यपालिका का प्रमुख दायित्व बन गया है। आज अधिकांश विधेयक संसदीय शासन व्यवस्थाओं में प्रत्यक्ष रूप से और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में अप्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका द्वारा ही प्रस्तुत होते हैं। अगला है प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था। प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण आज आंशिक रूप से नियम निर्माण की शक्ति का प्रयोग करना कार्यपालिका द्वारा संभव हुआ है। कानून बनाने का कार्य विधायिका का है, लेकिन व्यवहार में कार्यपालिका ही अनेक कानून प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा के अंतर्गत ये कार्य करने लगी है, जिसके कारण व्यवस्थापिका के कार्यों में कमी आई है। अगला है सेनाओं पर कार्यपालिका का नियंत्रण। राज्य का मुख्य कार्यपालक सर्वोच्च सेनापति होता है। हमारे देश में तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ऐसे में राज्य का मुख्य कार्यपालक प्रशासनिक अधिकारी राष्ट्रपति होता है, जो कार्यपालिका का हिस्सा है। इस आधार पर देखें तो देश की सैन्य शक्ति के संचालन में करीब पूर्ण स्वतंत्रता होती है। आज युद्ध या सैनिक संकट का समय हो या कोई भारी आक्रमण हो या किसी के साथ कोई युद्ध हो, ऐसे में कार्यपालिका ही सर्वेसर्वा होती है। इस कारण व्यवस्थापिका के कार्यों में कमी आई है। अगला है विदेश संबंधों की प्रधानता। आज किसी भी देश के साथ विदेश संबंधों के निर्धारण में कार्यपालिका की सबसे बड़ी भूमिका होती है। कार्यपालिका ही किसी भी देश के साथ युद्ध, संधि, व्यापार आदि समझौते करती है। इसके परिणाम स्वरूप व्यवस्थापिका के कार्यों में कमी आई है और व्यवस्थापिका का पतन हुआ है। अगला है बड़े अनुशासित दलों का विकास। वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यवस्थापिका की शक्ति को कार्यपालिका ने राजनीतिक दल के माध्यम से छीन लिया है। दल के समर्थन के आधार पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका से सब कुछ करा लेती है। इस कारण संसदीय प्रणाली प्रधानमंत्रीय प्रणाली में परिवर्तित होती जा रही है। इस आधार पर देखें तो वर्तमान में व्यवस्थापिका के कार्यों में कमी आई है। अब है सरकार का दूसरा अंग कार्यपालिका।
कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को कार्य में परिणत करता है। यह वह धुरी है जिसके चारों ओर राज्य की वास्तविक प्रशासनिक यंत्र घूमता है। यह कथन गिलक्राइस्ट का है, यानी गिलक्राइस्ट ने इसके बारे में कहा है। डॉक्टर फाइनर ने कहा है कि व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा होने के बाद शेष सभी शक्तियां कार्यपालिका के पास रहती हैं। राजनीति के एक विचारक कोरी ने सरकार के इस अंग का महत्व बताते हुए लिखा है कि कार्यपालिका सरकार का सार है, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका इसके संवैधानिकरण के यंत्र मात्र हैं। अब है कार्यपालिका के कार्य। कार्यपालिका का प्रथम कार्य है प्रशासन संबंधी कार्य। प्रत्येक राज्य राजनीतिक रूप में संगठित समाज है और इस संगठित समाज की सर्वप्रथम आवश्यकता शांति और व्यवस्था बनाए रखने की होती है, और समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य कार्यपालिका के द्वारा ही संभव होता है। इसके साथ ही व्यापार, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबंधित सुविधाओं की व्यवस्था और कृषि पर नियंत्रण आदि कार्य भी कार्यपालिका द्वारा किए जाते हैं। अगला है वैदेशिक संबंधों का संचालन। वर्तमान समय में कार्यपालिका के द्वारा विदेश संबंधों का संचालन किया जाता है। किसी भी देश के साथ विदेश संबंध उस देश की विदेश नीति के निर्धारक प्रमुख तत्वों से संबंधित हैं। वैज्ञानिक प्रगति, राजनीतिक चेतना ने विदेश संबंधों के संचालन को अत्यधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। राज्य की ओर से वैदेशिक संबंधों का संचालन कार्यपालिका द्वारा ही किया जाता है। इस कार्य के अंतर्गत कार्यपालिका विदेशों में अपने देश के प्रतिनिधि नियुक्त करती है, अर्थात राजदूतों की नियुक्ति करती है। हमारे देश में राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला है सैनिक कार्य। सामान्यतः राज्य की कार्यपालिका का प्रधान सेनाओं के सभी अंगों की अगर हम बात करें, चाहे वो थल सेना हो, चाहे जल सेना हो और चाहे वायुसेना, तीनों सेनाओं का प्रधान कार्यपालिका का प्रमुख होता है, अर्थात हमारे देश में राष्ट्रपति होता है। तो सैनिक कार्य अधिकांशतः कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं। विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा करना कार्यपालिका का महत्वपूर्ण कार्य है। चांसलर केंट ने कहा है कि सैन्य बल का नियंत्रण एवं प्रयोग, शांति की स्थापना और भारी आक्रमण से रक्षा स्वभावतः कार्यपालिका संबंधी कार्य है। अगला पॉइंट है विधि निर्माण संबंधी कार्य। आज संसदीय शासन में कार्यपालिका विधि निर्माण के क्षेत्र में व्यवस्थापिका का नेतृत्व करती है और विशेष परिस्थितियों में लोकप्रिय सदन को भंग करते हुए नव निर्वाचन का आदेश दे देती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में देखें अगर हम, तो यहाँ कार्यपालिका प्रत्यक्ष रूप से विधि निर्माण को प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार दोनों ही व्यवस्थाओं में कार्यपालिका प्रधान को विधियों के संबंध में निषेध अधिकार प्राप्त होता है। अगला है न्याय संबंधी कार्य। कार्यपालिका न्याय संबंधी कार्य भी करती है। सभी देशों में कार्यपालिका प्रधान को क्षमादान का अधिकार प्राप्त होता है, जिसके अनुसार
कार्यपालिका न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्तियों पर उनकी सजा को कम कर सकती है, माफ़ कर सकती है। यदि मृत्युदंड दिया है तो उसकी सज़ा को उम्र कैद में परिवर्तित कर सकती है। अगला है न्यायपालिका। सरकार का तीसरा अंग है न्यायपालिका। न्यायपालिका वह है जो कानून की व्याख्या और विवादों का निपटारा करती है, उसे न्यायपालिका कहते हैं। न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो समाज में प्रचलित विधियों को लेकर उठने वाले विवादों का समाधान करने की संस्थागत व्यवस्था है। प्रोफेसर लास्की के अनुसार एक राज्य की न्यायपालिका अधिकारियों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसका कार्य राज्य के किसी कानून विशेष के उल्लंघन या तोड़ने संबंधी शिकायत का जो विभिन्न लोगों के बीच या नागरिकों और राज्य के बीच एक दूसरे के विरुद्ध होती है, इनका समाधान और फैसला करता है। अब है न्यायपालिका के कार्य। न्यायपालिका के कार्य सबसे पहला है कानूनों की व्याख्या। देखिए, कानून बनाने का कार्य विधायिका का है। विधायिका कानून का निर्माण करती है। कानूनों को क्रियान्वित करने का कार्य कार्यपालिका करती है और कानूनों की व्याख्या करने का कार्य न्यायपालिका करती है। इस तरह सरकार के तीनों अंग अपने अपने निश्चित कार्यों को करते हैं। प्रत्येक परिस्थिति में कानूनों की अधिकारपूर्ण व्याख्या करने का कार्य न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। न्यायालयों द्वारा की गई इस प्रकार की व्याख्याओं की स्थिति कानूनों के ही समान होती है। अगला है औचित्य के आधार पर कानून निर्माण। वर्तमान समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायिका के द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके औचित्य पर कई बार सवाल उत्पन्न होते हैं। कानूनों का स्वरूप चाहे कितना ही विस्तृत क्यों नहीं हो, न्यायालयों में ऐसे अनेक विवाद उपस्थित होते हैं जिनका निर्णय वर्तमान कानून द्वारा नहीं किया जा सकता। न्यायालयों के द्वारा इस प्रकार के विवादों का निपटारा विवेक, औचित्य, स्वाभाविक तथ्य के सिद्धांत का आश्रय लेकर किया जाता है। अगला है व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा। व्यक्ति की स्वतंत्रता में और अधिकारों की रक्षा का कार्य न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। न्यायपालिका व्यक्ति की स्वतंत्रता की बाधा को दूर करके व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करती है। वर्तमान समय में व्यक्ति और राज्य के संबंध को संविधान द्वारा ही मर्यादित किया जाता है। अगला है संविधान के रक्षण का कार्य। न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है, संविधान की सुरक्षा करती है। वर्तमान समय में संविधान की पवित्रता और उसमें प्रतिपादित व्यवस्था की रक्षा का कार्य न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। न्यायपालिका इस बात का ध्यान भी रखती है कि केंद्रीय सरकार संविधान द्वारा किए गए शक्ति विभाजन के विरुद्ध कोई कार्य न करे। अगला है परामर्श संबंधी कार्य। न्यायपालिका कार्यपालिका को आवश्यकता पड़ने पर परामर्श देने का कार्य करती है। विभिन्न देशों में न्यायपालिका को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह संविधान से संबंधित, संविधान के किसी व्याख्या से संबंधित या कानून से संबंधित
आवश्यकता पड़ने पर वह कार्यपालिका को परामर्श प्रदान करे। हमारे देश के संविधान में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी कानून को लेकर, संविधान के किसी भाग को लेकर परामर्श ले सकता है और न्यायपालिका परामर्श दे सकती है, लेकिन इसको स्वीकार करना या नहीं करना यह दोनों के विवेक पर निर्भर है। तो ये हुए हमारे सरकार के अंग। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।